हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम ब्रांच अकाउंट में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ये वाला वीडियो मोस्ट टाइम पे आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉक डेटर मेथड। तो हो सकता है कि ये वाला वीडियो आपको 2 से 3 बार रिव्यू करना पड़े, तो आप बेसिक कंसेप्ट समझ जाएं स्टॉक डेटर मेथड के। तो इस वीडियो को आप 1, 2, 3 बार देख लें। आप चाहे फास्ट स्पीड में करके देख लें, लेकिन 2 बार जरूर देखें, मेरा यह कहना। उससे आपको बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन करना इजी रहेगा। स्टॉक डेटर मेथड वैसे बहुत इजी, लेकिन बस इसमें एंट्रीज बहुत ट्रांसफर होती है इस अकाउंट से उस अकाउंट में, फिर उस अकाउंट से उस अकाउंट में। एक ही ट्रांजेक्शन 2, 4 बार घूम जाता है। इस कारण से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर यहां लिखा वहां क्यों, फिर वहां लिखा वहां क्यों, एक जगह लिखने से काम क्यों नहीं चल रहा है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में चार्ट भी बनवाया था कि इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच डेटर मेथड सबसे इजी, ओनली वन अकाउंट टू बी प्रिपेयर, दैट इज ब्रांच अकाउंट विच इज पर्सनल इन नेचर, एंड सपोर्टिंग मेमोरेंडम स्टॉक ऑन डेटर अकाउंट सपोर्टिंग, बट ओनली वन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर, दैट इज ब्रांच अकाउंट। Second, final account method, so simple, branch trading and P&L account as usual, normal जैसा बनाते हैं, at cost price और at invoice price. Third, stock data method मैंने छोड़ दी थी क्योंकि stock data method थोड़ी सी बड़ी है, इसमें ज्यादा अकाउंट बनते। तो आप तीनों मेथड को कंपेयर करोगे तो बहुत, ब्रांच अकाउंट डेटा मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बना, फाइनल अकाउंट मेथड में ट्रेडिंग P&L बना सिर्फ, और यहां आपको मैंने बहुत सारे अकाउंट के नाम भी लिखवाए थे। तो ये बहुत सारा अकाउंट में एंट्री 1 बाय 1 हमें घुमाना पड़ेगा। क्वेश्चन वही रहेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, आंसर सेम आएगा आपका। तो अब एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रांच अकाउंट बना के, मतलब डेटर मेथड से करना है या फाइनल अकाउंट या फिर स्टॉक डेटर। तो जनरली तो रिक्वायरमेंट से क्लियर हो जाएगा, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इट मींस डेटर अकाउंट, डेटर मेथड। Prepare branch trading profit and loss account in the books of head office, final account method. Prepare branch stock account, branch stock adjustment account, goods sent to branch account and other accounts. It means it is stock data method. Or wherever it is mentioned in the question that branch wants to control over each and every movement of stock, every movement of goods at branch level. तो HO ब्रांच के हर मूवमेंट पे नजर रखना चाहती, एक्चुअली है डिपेंडेंट ब्रांच, ध्यान रखना बात बता रहा हूं। तो अकाउंटिंग सब एचओ ही कर रहा है, ब्रांच अकाउंटिंग नहीं कर रहा है। अकाउंटिंग कौन कर रहा है? एचओ, हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है। लेकिन हर चीज का पर एंट्री कर रहा है एचओ बार बार। वहां जैसे ही ब्रांच में कुछ भी होता है, गुड्स का मूवमेंट आता है या जाता है, तो आप तुरंत रिकॉर्ड करते हो। तो ऐसी कंडीशन में स्टॉक डेटर मेथड बेस्ट है। तो मैं 1 बाय 1 पहले आपको अकाउंट्स के नाम बता देता हूं। अकाउंट के नाम आप देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट एक अकाउंट रहेगा, वो रहेगा सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कौन सा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब यहां मेमोरेंडम अकाउंट नहीं है, एक्चुअल अकाउंटिंग है, यानी एक्चुअल अकाउंट एचओ अपने बुक्स में ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोल रहा है। अच्छा, खुद का भी स्टॉक होगा, खुद के गोडाउन में, एचओ के गोडाउन में माल, और ब्रांच का गुड्स भी पता होना चाहिए, तो ब्रांच के अकाउंटिंग भी ये कर रहा है। तो दोनों अकाउंटिंग मिक्स ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं कि ब्रांच की हर चीज के साथ ब्रांच वर्ड जोड़ देते हैं। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, ठीक। इसमें सिर्फ ब्रांच का गुड्स आएगा, ब्रांच का गुड्स आना और जाना। रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये समझ लो ये हमारा यानी एचओ का गुड्स अकाउंट है। हम गुड्स जब भेजेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा गुड्स अकाउंट है समझ लो, और ऊपर वाला ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये ब्रांच का गुड्स अकाउंट है। तीसरा होगा आपका ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ये लोडिंग अकाउंट है, यानी जितना आपने अक्सर क्वेश्चन सुना होगा कि गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो लोडिंग कहलाता है।
जिसको हमने डिपार्टमेंट चैप्टर में मार्कअप मार्क डाउन भी पढ़ा था, ये वही अकाउंट है। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स ओनली लोडिंग ऑफ गुड्स। इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है ये? ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है। इस अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, ठीक। देन इट इज ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगला अकाउंट जो होगा आपका वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है। ये मेन अकाउंट है। उसके बाद ब्रांच डेटर अकाउंट भी बन सकता है अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हुई तो। अगर ब्रांच क्रेडिट सेल करती होगी तो डेफिनेटली डेटर अकाउंट होगा ही सी, और डेटर से कलेक्शन भी होता होगा, कैश एचओ से आता होगा, एचओ को रेमिट भी करते होंगे, तो ब्रांच कैश अकाउंट बनेगा एक और। एक्सपेंसेस होते होंगे तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे हम। असेट्स होगा तो ब्रांच असेट अकाउंट बनाएंगे हम। इतने सारे अकाउंट बनते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच की कंप्लीट अकाउंटिंग रखता है यहां पर, एक एक एंट्री, ठीक है। तो अब इन सब में कैसे एंट्री ट्रांसफर होगी वो सीखते हैं हम लोग। उसके लिए आप वन बाय वन ये जर्नल एंट्री लिखते चले जाना, जो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। और एक बात, सबसे पहले तो हेडिंग लिख लें स्टॉक डेटर मेथड। ये अकाउंट लिख लें आप, फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रांच ट्रांजेक्शंस, ठीक है। क्लियर है बात? अब वन बाय वन एंट्री सीखते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग पर आएंगे और फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। यानी हो सकता है आपका फर्स्ट वीडियो, ये वाला वीडियो तो आपका सिर्फ मुझे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने में ही लग जाए। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जर्नल एंट्री करते हैं स्टॉक डेटर मेथड से। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करता है, ब्रांच एचओ को गुड्स रिटर्न करती है। ये गुड्स सेंड किया, इसने गुड्स रिटर्न किया। ये कैश इसको रेमिट करता है, कैश रेमिटेंस। ये कैश इसको रेमिट करता है फॉर एक्सपेंसेस एंड फॉर परचेज ऑफ असेट्स एक्सेट्रा। ये चार ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, गुड्स आना जाना और कैश आना जाना सबसे ज्यादा होते हैं। तो अक्सर हमने इन्हीं की एंट्री की। और आगे चलते हैं, ब्रांच इस गुड्स को कस्टमर को बेचती है। किसको बेचती है? कस्टमर को, ठीक। कस्टमर ब्रांच को गुड्स रिटर्न भी करते हैं, तो सेल्स भी और सेल्स रिटर्न भी, ठीक। फिर कस्टमर को गुड्स बेचा तो कैश में बेचा होगा, क्रेडिट में बेचा होगा। कैश में बेचा होगा तो कैश कलेक्शन हुआ होगा, क्रेडिट में बेचा होगा तब भी कैश कलेक्शन हुआ होगा। बेड डेट्स भी तो हो सकते हैं। हो सकता है आपने रिटर्न्स को डिस्काउंट दिया हो, ये भी हो सकता है ना। स्टॉक लॉस भी हो सकता है। हो सकता है कस्टमर ने डायरेक्ट एचओ को गुड्स रिटर्न कर दिया हो। ये सारे ट्रांजैक्शन हम पहले क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। आप पहला क्वेश्चन को उठा के देखोगे तो आपको उसमें गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, कैश रेमिटेंस, सेल्स रिटर्न, बेड डेट, डिस्काउंट, ये सारे पॉइंट आपको लगभग सभी क्वेश्चन में मिलेंगे। कॉमन है ये, यही तो एक्टिविटी, यही तो ट्रांजेक्शन होते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा भी तो इससे अलग हटके कैसे बना सकता है? मतलब आप सोचो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे आ सकता है? बेसिक ट्रांजेक्शन तो ये रहेंगे। अब पहले डेटर मेथड में हमने क्या किया था? डेटर मेथड में एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाया था। तो जो एचओ और ब्रांच के ट्रांजेक्शन हुए थे, ये बस हमने ये रिकॉर्ड किए थे। एचओ और ब्रांच के ट्रांजेक्शन जो ब्रांच ने कस्टमर से किए, ये सेल हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, सेल्स रिटर्न ये वाला रिकॉर्ड नहीं किया था, कैश भी, ये सब हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे। याद करो, ये सब डेटर अकाउंट में आते थे, लेकिन ब्रांच अकाउंट में हमने नहीं लिखे थे, क्योंकि ब्रांच ने क्या ट्रांजेक्शन किया हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो एचओ अपनी ब्रांच को कस्टमर मान रहा था, हमारे तो एचओ ब्रांच ही कस्टमर है, उसके कस्टमर से हमें कोई मतलब नहीं। हमने तो ब्रांच को गुड्स दिया, वो पैसा दिया, बस बात खत्म। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहाँ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड। तो ये ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ एंड बिटवीन ब्रांच एंड कस्टमर, बेड डेट्स, डिस्काउंट, कैश रिसीव्ड, कैश,
सब सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए ये वाली मेथड थोड़ी बड़ी हो जाती है ना। कैसे करना है आप देखते जाए। और डिपेंडेंट ब्रांच है तो वो खुद अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, हमें ही करना है उनके सारे रिकॉर्डिंग, इसलिए हम उनके सारे एक एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हम करेंगे। कैसे देखते जाए। नंबर 1 पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। सबसे पहला तो फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस दैट इज कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज। ये पर्सन ऑन कॉस्ट भी हो सकते हैं और ऑन सेलिंग प्राइस भी होते हैं, ये आपको क्वेश्चन में ढंग से देख लेना है, ठीक है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस क्या एंट्री होना चाहिए, आप अपने आप को क्या समझो, हेड ऑफिस, ब्रांच सेकंड पार्टी, लेकिन उनकी अकाउंटिंग भी रख आप ही रहे हो। तो आपको ये करना है कि आपकी बुक्स में अकाउंट खोल रखा है आपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलना है हमें, सबसे मेन ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये ब्रांच का गुड्स, और हमारा खुद का है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये हमारा गुड्स अकाउंट है। ये दो रियल अकाउंट खोलेंगे, गुड्स अकाउंट है ये भी और ये भी गुड्स अकाउंट है। ये समझ लो ये एचओ गुड्स है और ये ब्रांच गुड्स है, दोनों की अकाउंटिंग हम ही कर रहे हैं हमारे ही बुक्स में। तो हमारा एक गुड्स कम होगा और एक गुड्स बढ़ेगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा और एचओ का स्टॉक कम हो जाएगा, ये होगा ना। तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ा देता हूं और एचओ का स्टॉक कम कर देता हूं। तो सिंपल क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड एट इनवॉइस प्राइस टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, एट इनवॉइस प्राइस। तो आपने एक अकाउंट इनका गुड्स, यानी अगर मैं लेजर पोस्टिंग भी समझाता हूं आपको शॉर्टकट में, लेजर में अलग से बनवाऊंगा वैसे, तो एचओ के बुक्स में, एचओ के बुक्स में ब्रांच स्टॉक अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, दो अकाउंट बने। ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया, मान लो मैंने 100 रुपए की चीज 20% ऐड करके भेजी, तो 10,000 का गुड्स भेजा 12,000 में, इनवॉइस प्राइस क्या है 12,000। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया और हमारा गुड्स कम हो गया, ठीक है, हमारा गुड्स 12,000 से कम हो गया। तो ये एंट्री होगी, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। रियल अकाउंट का रूल लगा देना, ये समझ लो बस। रियल अकाउंट, आपके पास दो गुड्स अकाउंट है, आपने अपने दो गोडाउन है, ये समझ लो आप। ये आपका एक गोडाउन है और ये आपका दूसरा गोडाउन, आपने इस गोडाउन से माल उस गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया, तो एक गोडाउन में इंक्रीज हो गया, एक गोडाउन में डिक्रीज हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका गुड्स तो इनवॉइस प्राइस पे देना है, उनका स्टॉक अकाउंट तो पूरा इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, ध्यान रखना हमेशा। लेकिन हमारा गुड्स अकाउंट, हमारे गुड्स अकाउंट में आया होगा, हमने खरीदा होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस किया होगा, तो परचेस तो कॉस्ट प्राइस पर किया होगा ना। तो इधर हमने 10 पर खरीदा होगा और इधर लिख दिया कितने पर, 12 पर, तो 2,000 रुपए ज्यादा लिख दिए। तो आपको अपना अकाउंट जो है, एचओ को अपना जो स्टॉक अकाउंट है वो कॉस्ट पे मेंटेन करना पड़ता है, और ब्रांच का अकाउंट ऑलवेज किस पे मेंटेन करना पड़ता है, इनवॉइस प्राइस। तो एक एंट्री और घुमानी पड़ती है यहां पर, वो ये कि अब यहां पर मैंने लिख दिया 12,000, मुझे इसको 10 लाना है, तो 10 लाना है तो क्या करना पड़ेंगे, 2,000 डेबिट करना पड़ेंगे, तो ये 10 पर आ गया ना। यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSA कहेंगे अब आगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है, ये है लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो इसकी लोडिंग है ये। तो यहां पर आपने 12,000 से क्रेडिट किया और 2,000 से वापस क्या कर दिया, डेबिट, दोनों तरह से समझ जाओ। तो नेट ये अकाउंट कॉस्ट पर मेंटेन होगा और ये वाला पूरा इनवॉइस प्राइस, तो इसमें लोडिंग रिवर्स नहीं करना है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट।
अगर आपको ये पहली एंट्री समझ में आ गई मतलब अब आगे आपको अधिकांश एंट्री समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री आ गई समझ में आपको। सेकंड एंट्री इसी का अपोजिट मान लेते हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अभी मैं सिर्फ आपको कौन सा रिटर्न बता रहा हूं, मैंने आपको 2-3 रिटर्न बताए, मैं भी एक रिटर्न बता रहा हूं, बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो ब्रांच अगर एचओ को गुड्स देगी, ठीक है, तो एचओ का गुड्स इंक्रीज होगा, ब्रांच का गुड्स डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ब्रांच का गुड्स डिक्रीज होगा तो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रिएट। और एचओ का गुड्स बढ़ेगा तो एचओ का गुड्स बढ़ाते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री, ठीक है। तो एचओ गुड्स ब्रांच को दे तो ये एंट्री करना है, वापस आ जाए तो इसी की रिवर्स एंट्री कर देना है। आपके माइंड में बार बार एक ही बात चलना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि हम एचओ की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं और एचओ अपनी बुक्स में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बना रहा है। ये अकाउंट कॉस्ट पर मेंटेन होता है, ये अकाउंट इनवाइस प्राइस पर मेंटेन होता है। तो जब उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिया होगा तो आपका गुड्स बढ़ेगा, मान लो 5000, और उनका गुड्स कम हो जाएगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपका गुड्स बढ़ेगा, ठीक है, और उनका गुड्स कम हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि ये तो इनवाइस प्राइस पर होगा ना, यानी ये तो इनवाइस प्राइस पे, तो ये इनवाइस प्राइस पे चलेगा क्योंकि ये पूरा तो इनवाइस प्राइस पे मेंटेन होता है। लेकिन ये इनवाइस प्राइस पे नहीं चाहिए, इसका मुझे लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगी। तो इसमें मान लो 1000 रुपए की लोडिंग हो तो इधर लिख देता हूं, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस 4000 रुपए। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा लोडिंग रिवर्स करने के लिए, जहां पर भी आपने लिखा होता है इनवाइस प्राइस, सीधी सी बात है उसकी रिवर्स एंट्री। यहां मैंने इनवाइस प्राइस लिखी है, इसको उल्टा कर देता हूं। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये इसका है। यहां क्या आ जाएगी लोडिंग, ये 1000 रुपए, ठीक है। तो पहले हमने जब एंट्री की थी तब 12000 रुपए से ब्रांच का स्टॉक बढ़ाया था आपने और अपना स्टॉक आपने कम किया था। फिर आपने इसकी लोडिंग इस तरफ रिवर्स कर दी थी, 2000 रुपए यहां से हम कहां ले गए थे इसको, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। एक और अकाउंट बनेगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये लोडिंग वाला पार्ट हमेशा यहां आ जाएगा, तो एंट्री घुमाना बार बार, ठीक है। फिर रिटर्न में क्या किया मैंने, रिटर्न में 5000 से अपना गुड्स बढ़ाया और उनको गुड्स कम कर दिया, लेकिन फिर इसकी लोडिंग रिवर्स करके यहां लाना। तो अल्टीमेट इन दो एंट्री का ये इफेक्ट हुआ कि ये तो पूरा इनवाइस प्राइस पर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ब्रांच के पास क्या आया, ब्रांच के पास से क्या गया, ये एचओ के पास क्या गया और एचओ के पास क्या रिवर्स आया, और इन दोनों की लोडिंग रिवर्स, और ये रिवर्स एंट्री आ जाएगी। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है बाद में समझ जाता हूं मैं, पहले एक एक करके हम समझे, ठीक। आगे चलते हैं। अब ब्रांच क्या करेगी इस गुड्स का, ब्रांच इस गुड्स का क्या करेगी, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। एचओ ने गुड्स भेज दिया ब्रांच को, ब्रांच ने किसको बेचा होगा, कस्टमर को। तो पहले ये एंट्री कर ली हमने यहाँ की, और रिवर्स रिटर्न की भी एंट्री कर ली, ठीक है। ये हो गया ट्रांजेक्शन पूरा आपका। अब आते हैं ब्रांच ने कस्टमर को गुड्स बेचा, उसकी भी एंट्री आपको करना है, आप एचओ। तो ब्रांच की एंट्री अगर करते हैं हम, तो ब्रांच जो गुड्स सेल करेगी, सेल, तो ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रांच का स्टॉक कम। तो थर्ड नंबर एंट्री सेल बाय ब्रांच। तो सेल की एंट्री क्या होगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, एट सेलिंग प्राइस।
ब्रांच के पास क्या आएगा, अगर कैश सेल्स हुई तो कैश आएगा, तो ब्रांच कैश अकाउंट खोल लेंगे, ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा। और अगर ब्रांच ने क्रेडिट सेल की होगी तो ब्रांच के डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये कैश सेल्स का फिगर हो गया और ये किसका हो गया, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। ये कंसेप्ट है अल्टीमेट। ठीक है, इन हर बात आपको स्टॉक से जरूर जोड़ना है। सबसे मेन अकाउंट है, ब्रांच का स्टॉक बढ़े तो डेबिट कर दो, घटे तो क्रेडिट कर दो। ठीक है ना, ये और ब्रांच कैश क्यों, सिर्फ कैश क्यों नहीं लिखा, आप कैश सेल्स में क्या लिखते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो कैश नहीं लिखा, कैश लिखेंगे तो हम एचओ, हमारा भी तो कैश होगा, हमारा कैश अकाउंट भी होगा और ब्रांच का कैश अकाउंट भी, तो दोनों मिक्स ना हो जाए इसलिए हम हमारे कैश को कैश लिखेंगे और उनके कैश को हमने नाम लिख दिया ब्रांच कैश। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक ही बुक्स में दो दो कैश अकाउंट खोल रहे हैं, मैं एचओ हूं, मेरी बुक्स में मेरा अकाउंट तो है ही, मैं किसी और का अकाउंट भी खोल रहा हूं, उसके पास कितना कैश आया तो डेबिट, इसलिए मेरे डेटर तो है ही, ब्रांच के डेटर्स कितने हैं, इसलिए आपको हर बार ब्रांच वर्ड लगा देना है। ठीक, केस स्टडी में फिर क्या होगा इसके आगे ये होगा कि अब आपको इन डेटर्स से पैसा कलेक्ट होगा, गुड्स रिटर्न होगा, बेड डेट्स होगा, डिस्काउंट होगा। तो मैं सारी डेटर्स रिलेटेड एंट्री बता देता हूं। तो डेटर्स रिलेटेड एंट्रीज, ठीक है, डेटर्स रिलेटेड एंट्री, डेटर्स रिलेटेड एंट्री में नंबर 1 तो डेटर्स आपको गुड्स रिटर्न कर देंगे। डेटर्स रिलेटेड एंट्री में क्या होगा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं, कस्टमर टू ब्रांच की बात कर रहा हूं, कस्टमर टू ब्रांच, एचओ ने, कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया, कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, और ब्रांच के कस्टमर कम हो जाएंगे तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और किस प्राइस पर होगा, तो सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे बेचा था उसी प्राइस पे रिटर्न होगा, और अगर कैश सेल्स में से कुछ रिटर्न होगा तो बाय ब्रांच कैश आ जाएगा। यहां लोडिंग रिवर्स मत कर देना, डेटर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन में लोडिंग रिवर्स नहीं होती, डेटर्स से ही तो पैसा कमाते हैं, अगर उसमें भी लोडिंग रिवर्स कर दोगे तो प्रॉफिट खत्म, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो, डेटर्स गुड्स रिटर्न कर दिया डेटर्स ने, आप उनको बेड डेट्स हो सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हो, दोनों कंडीशन में ब्रांच एक्सपेंसेस यानी ब्रांच बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, ब्रांच डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और ये दोनों एक्सपेंसेस फिर कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेड डेट्स और डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, इनके साथ ब्रांच न भी लगाना चलेगा, नॉमिनल नेचर के सिंपल अकाउंट है। तो जब ब्रांच डिस्काउंट देगी या बेड डेट्स होंगे तो दोनों लॉस है, लॉस डेबिट और टू ब्रांच डेटर, वही नॉर्मल एंट्री से हम करते हैं, अकाउंटिंग में चेंज नहीं आ रहा। और इनको प्रॉफिट एंड लॉस, किसके प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच प्रॉफिट एंड। तो डेटर्स से आपने देखा होगा, डेटर्स को हम जनरली सेल करते हैं, सेल्स रिटर्न होता है, बेड डेट्स डिस्काउंट होता है और ट्रांसफर, और एक सबसे मेन डेटर्स से कैश कलेक्शन होगा। क्या होगा, डेटर्स से कैश कलेक्शन। तो उस कैश कलेक्शन की एंट्री क्या होगी, कैश कलेक्शन की एंट्री, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो कैश कलेक्ट होगा वहां एंट्री होगी, ब्रांच कैश बढ़ेगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर्स, ब्रांच के डेटर्स कम हो जाएंगे। तो डेटर्स कम क्यों होंगे, रिटर्न के कारण कम होंगे, बेड डेट डिस्काउंट के कारण कम होंगे, या फिर कैश के कारण कम होंगे।
आपको डेटर्स अकाउंट याद भी होगा, मुझे बार बार वैसे समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार याद दिला दूं मैं आपको। डेटर्स अकाउंट आपने देखा, डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है, उसके अलावा मेन क्रेडिट सेल आती है। डेबिट में क्या आता है? हमेशा क्रेडिट सेल। तो जब भी क्रेडिट सेल होगी तो डेबिट डेटर डेबिट होंगे। उसके अलावा आप हमेशा देखोगे जब कैश कलेक्शन होगा इनसे, तब भी आप देखो आप डेटर्स क्रिएट होंगे। डिस्काउंट हो, बैड डेट्स हो, गुड्स रिटर्न हो, इन सब केसेस में तो अकाउंट बहुत बार सिखा चुका हूं, सिंगल एंट्री चैप्टर में भी और अदर चैप्टर में। ये डेटर्स से रिलेटेड आपके सारे ट्रांजेक्शन लगभग हो गए। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं रेमिटेंसेस बाय ब्रांच टू एचओ। जब ब्रांच एचओ को कैश भेजेगी तो ब्रांच का कैश कम हो जाएगा, एचओ का कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो एचओ का कैश इंक्रीज होना यानी कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड ब्रांच कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज, तो ब्रांच कैश क्रिएटेड, ब्रांच कैश अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही रिवर्स उल्टा, रेमिटेंसेस बाय एचओ टू ब्रांच फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से एचओ टू ब्रांच, एचओ टू ब्रांच, तो एचओ का कैश कम हो जाएगा, ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये सिंपल कैश वर्ड जो लिखा है इसमें एचओ का कैश, तो कैश रेमिटेंसेस की एंट्री होगी। और एनी रीजन लिखने का मेरा मतलब यह है कि एचओ ब्रांच को अक्सर पैसे जब भेजता है तो आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अब तक कि कैश रेमिटेड बाय एचओ टू ब्रांच फॉर सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। तो एनी रीजन मतलब खर्चों के लिए भेजे, पेटी कैश के लिए भेजे या फर्नीचर खरीदने के लिए भेजे, किसी पर्पज से भेजे, कैश गया ना तो कैश आपका क्रेडिट और ब्रांच कैश इंक्रीज। अब ब्रांच वाले क्या करेंगे, इस कैश में से सैलरी दे देंगे, रेंट दे देंगे, अदर एक्सपेंसेस करेंगे, तो ब्रांच एक्सपेंसेस इसमें से करेगी। तो 7th नंबर एंट्री पर हम आते हैं। 7th नंबर एंट्री में आप लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच आउट ऑफ ब्रांच कैश। तो ब्रांच अपने एक्सपेंसेस अपने कैश में से अगर करेगा तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड हो जाएंगे, जो कि बाद में कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसलिए मैं उसकी एंट्री नहीं बता रहा आपको, वो एंट्री आप जानते हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच कैश अकाउंट, कैश कम हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना इस बात का कि अगर मान लो एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस, बल्कि ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, हेड ऑफिस ने ही पे कर दिए हो खर्चे ब्रांच के, लेकिन पेड बाय एचओ हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का कैश कम होगा। हेड ऑफिस का कैश कम होने का मतलब ये कैश या बैंक, ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हो आप, आजकल सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल होते हैं इसलिए बैंक। और डेबिट क्या, तो डेबिट कर देंगे हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जो कि बाद में कहां चले जाएगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों एंट्री सेम ही हो गई ना, ये भी तो वही है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, जो ब्रांच पीएनएल में जाएंगे, कहां जाएंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ फर्क इसका है कि ब्रांच के कैश में से गए कि एचओ के कैश में, ये फर्क है। ठीक, तो अब यहां तक आपने देखा कितनी सारी एंट्री हो चुकी। मैं फिर से एक बार याद करूं, और रियल ट्रांजेक्शन भी रियली सोच के करना, आप तो ऐसा ही तो होता है। नंबर 1 स्टार्ट होता है, एचओ गुड्स भेजता है, तो मैंने वो बताया, कभी कभी गुड्स वापस आ जाता है, वो बताया, फिर ब्रांच उसको बेचती है, वो बताया, कैश सेल्स। ब्रांच क्रेडिट सेल करेगी तो ब्रांच डेटर्स बताया मैंने, फिर डेटर्स से क्या क्या ट्रांजेक्शन होगा वो बता दिया मैंने, यही तो होता है मैक्सिमम। ठीक, और फिर जो पैसा कलेक्ट होता है कैश सेल्स से प्लस
कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से, उसमें से ब्रांच अपने खर्चे वर्चे सब कट करके और बाकी पैसा रेमिट कर देती, तो रेमिटेंसेस की एंट्री ज्यादा होती है। ये मेजर एंट्रीज है। उसके अलावा भी कुछ एंट्री और आएगी आपको, वो होगी किससे रिलेटेड, तो 9th नंबर पॉइंट एक आएगा ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच ए टू ब्रांच बी। मान लो ऐसा आता है, वन इज रिसीविंग ब्रांच एंड अनदर इज ट्रांसफरिंग ब्रांच। तो ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच ए टू ब्रांच बी, गुड्स और कैश एनीथिंग, जो भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो। कैश अगर हो गया तो बहुत इजी, एक बार पहले बताया था, दोनों पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेकिन गुड्स अगर हुआ तो कैसे होगा वो देखते हैं, है ना। इसके लिए मुझे इधर आना है। वैसे देखा जाए तो कितना इजी है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन गुड्स है और गुड्स इनवाइस प्राइस पर है, तो उस पर लोडिंग का फर्क है, इसलिए आप ध्यान समझे। सो कैसे करना पड़ेगा इसमें, 9th नंबर पॉइंट में ब्रांच ए, ठीक है, टू ब्रांच बी, टू ब्रांच बी। कंसेप्ट ये कि ब्रांच ए ब्रांच बी को ट्रांसफर कर रही है, लेकिन हम बीच में हेड ऑफिस मान लेंगे। क्या मान लेंगे बात, बीच में हेड ऑफिस आ गया, क्योंकि सारी एंट्री एचओ के थ्रू हो रही है, तो ब्रांच ने डायरेक्ट वहां पहुंचा दिया गुड्स आपका, तो एक ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, एक ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा। डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ज्यादा एंट्री ना घुमाते, हम डायरेक्ट करते हैं। वैसे एंट्री ये होती है, अगर हम पूरी डिटेल एंट्री करने जाए तो, कि ए ब्रांच ने बी को दिया, तो ए ने पहले एचओ को भेजा, ठीक है। तो रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ की हमने स्टार्टिंग में एंट्री की थी, देखो आप सेकंड नंबर पर, वो एंट्री होगी। फिर हमने यानी एचओ ने गुड्स सेंड किया बी ब्रांच को, तो गुड्स सेंड टू बी ब्रांच की एंट्री, जो फर्स्ट नंबर एंट्री हमने की, ऐसे तो 4 एंट्री घूमेगी। आपको मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। पहली बात तो ये कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, किसका ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा, एचओ का, बी का। तो बी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, ये रिसीविंग ब्रांच है, और 2 इसका स्टॉक कम हो जाएगा, ए ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, ये गिवर है। तो इनवाइस प्राइस पर आप इन दोनों के अकाउंट, क्योंकि इन दोनों के अकाउंट स्टॉक अकाउंट तो इनवाइस प्राइस मानते हैं, तो दोनों का तो सबसे बेसिक तो ये कर लिया करो, ज्यादा एंट्री ना घूम पाए तो भी स्टॉक से ही आना चाहिए, क्योंकि एक का स्टॉक बढ़ेगा, एक का स्टॉक कम होगा। तो रिसीविंग ब्रांच डेबिट और गिवर क्रेडिट। अब आपने ये एंट्री तो कर दी डायरेक्टली, ठीक है, एक का स्टॉक बढ़ा दिया, एक का स्टॉक कम, लेकिन इनके प्रॉफिट का रिवर्सल भी तो करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व का रिवर्सल करना पड़ेगा। तो जिसका स्टॉक आपने क्रेडिट किया है उसका ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट ए ब्रांच का वो डेबिट करना पड़ेगा, और बी ब्रांच का ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग के साथ क्रेडिट करना पड़ेगा। ये आप शॉर्टकट एंट्री लिख के रख लें, यानी सिर्फ 2 एंट्री में काम हो सकता है आपका। ये बिल्कुल आसान, आप समझते हो इनवाइस प्राइस पे, और इन दोनों की लोडिंग रिवर्स करना है मुझे, तो इसकी लोडिंग क्रेडिट में और इसकी लोडिंग डेबिट में रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब अगर एंट्री और घुमाना हुई तो क्या कर सकते हैं, तो आप एक और तरीके से समझे, जो सही तरीका है। मतलब बेसिकली इस मेथड में वैसा ही होता है कि पहले हम ये मानते हैं कि ए ने किसको दिया, एचओ को दिया, तो एचओ अपने बुक्स में ये एंट्री करेगा कि एचओ के पास गुड्स आया, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड। एचओ का अकाउंट को क्या नाम है अपना, एचओ के अकाउंट का, एचओ के गुड्स अकाउंट का नाम क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये एचओ का गुड्स अकाउंट है समझ। तो एचओ का गुड्स बढ़ गया और किसका गुड्स कम हो गया,
ब्रांच ए स्टॉक अकाउंट, ए ब्रांच का स्टॉक अकाउंट कम हो गया, कौन सी प्राइस पर? इनवाइस प्राइस। ये पहले वाली एंट्री जो हमने की थी ना, सेकंड नंबर एंट्री गुड्स रिटर्न वाली, वो एंट्री है। और फिर इसके लोडिंग रिवर्स कर दें, क्योंकि ये अकाउंट इनवाइस प्राइस से मेंटेन नहीं होता है, इसलिए इसकी लोडिंग रिवर्स करने के लिए मुझे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट ए ब्रांच का डेबिट करना पड़ेगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये यानी गुड्स यहां से यहां रिटर्न आया बाय ब्रांच टू एचओ, तो रिटर्न वाली जो एंट्री देखो आप सेम ऐसे लिखवाई थी मैंने सेकंड नंबर। अब एचओ इसको बी को देगा, तो गुड्स सेंड वाली एंट्री आपने जो फर्स्ट नंबर पे लिखी वो आ जाएगी काम में। यहां पर अब बी ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, तो ब्रांच बी स्टॉक अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, और टू एचओ का अकाउंट कम हो जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कम हो जाएगा, कौन सी प्राइस पर? इनवाइस प्राइस पर। फिर वही बात, ये इनवाइस प्राइस बन गया, इसकी लोडिंग रिवर्स करें, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कौन सा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट? बी का ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लोडिंग। तो आप कहोगे सर इतनी सारी एंट्री घुमाने की जरूरत क्या है? तो इतनी सारी एंट्री घुमाना इसलिए जरूरी है कि दो ब्रांच में हो सकता है इन दोनों के बीच में कॉस्ट प्लस 20% की रिलेशनशिप हो, इसमें कॉस्ट प्लस 25, दोनों की लोडिंग का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको अलग अलग करना ही बेस्ट रहेगा। तो यहां जो लोडिंग रिवर्स होगी, ये लोडिंग होगी ऑफ ए ब्रांच और यहां लोडिंग होगी बी ब्रांच की, इसलिए आपको ये चार एंट्री घुमाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से करना, मैंने कहा स्प्लिट करके करना, इजीली समझना आएगा। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। 9 पॉइंट हो चुके अपने, 10th नंबर पॉइंट, 10वां पॉइंट। 10th पॉइंट होगा आपका स्टॉक लॉस एट ब्रांच। ब्रांच पर स्टॉक लॉस अगर हुआ तो स्टॉक लॉस दो तरीके का, अगर ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस आप सब समझते हो, आपने शायद से कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा होगा फाउंडेशन में या कहीं। तो नॉर्मल लॉस मतलब कि जो नेचुरल रीजन से होता है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, जैसे पेट्रोल अगर आ रहा है तो थोड़ा बहुत उड़ेगा ही सही, सीमेंट की बोरियां आपने मंगवाई है तो थोड़े बहुत कम होगी सही, तो ये नॉर्मल लॉस है। मतलब ये आपकी लापरवाही के कारण नहीं हुआ, आपकी गलती के कारण नहीं हुआ, ठीक है। तो और इस तरह का लॉस जनरली होता ही है। तो ये नॉर्मल लॉस जो होगा अगर स्टॉक का, तो स्टॉक कम होगा तो तय है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, ये बात तो तय है। स्टॉक अकाउंट पूरा इनवाइस प्राइस पे बना है, इसलिए पूरा इनवाइस प्राइस पे क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा? लॉस है तो पूरा का पूरा लॉस ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में चले जाएगा, पूरी इनवाइस प्राइस के साथ। पूरी इनवाइस प्राइस के लॉस मान लो 100 रुपए की, 120 20% लोडिंग पे थी तो 120 को लॉस मान लो, नॉर्मल लॉस। और अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस क्यों होता होगा? तो एबनॉर्मल लॉस होगा स्टोलन, फायर, ये सब चीजें क्या है? ये एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि आपकी गलती लापरवाही कारण होगी। आप चाहते तो इस पर कंट्रोल कर सकते थे, बचा सकते थे इसको, ये कोई नेचुरल रीजन थोड़ी ना। तो एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ तो आप क्या एंट्री करेंगे? स्टॉक तो कम होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो क्रेडिट होना ही है इनवाइस प्राइस पर, 100 कीजिए 120 पे। लेकिन सही मायने में इसमें लॉस आपका 100 का हुआ कि 120 का हुआ? सही मायने में ये तो लोडिंग थी, तो लोडिंग तो जाना चाहिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में 20 रुपए, और सही मायने में मेरा इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में पैसा लगा था वो 100 रुपए, तो 100 रुपए का लॉस हुआ ना मेरा, तो ये जाना चाहिए ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी लोडिंग वाला पार्ट आपका जाएगा पीएनएल में, सॉरी बीएसए में, और कॉस्ट वाला जो पार्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, इसमें भी तो ये होना चाहिए। तो इसमें नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस का एक रूल है, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत बार बोलूंगा। हमने कॉस्ट अकाउंट अभी स्टार्ट नहीं किया, इस कारण से आपको ये वाला पॉइंट अभी समझ में नहीं आ रहा, वरना वहां पे एक रूल है, नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। कैसे गुड यूनिट्स? याद दिलाता हूं मैं, कंसाइनमेंट चैप्टर में आपने कभी नॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन किए हों,
नॉर्मल लॉस वाले आपने कभी क्वेश्चन किए हो, पेट्रोल वगैरह वाले, तो वहां से सपोज 10,000 रुपए का पेट्रोल आया, कॉस्ट 10,000, और पेट्रोल था 100 गैलन, उसमें से 10 गैलन उड़ गया या रिस गया, नॉर्मल लॉस। तो आप याद करो, आप ऊपर से माइनस कुछ भी नहीं करते थे, नीचे से माइनस करते थे, मतलब 10,000 रुपए कॉस्ट वही लेते थे, लेकिन ये 90 गैलन की मानते थे। याद करो, होता था ऐसा। इसका मतलब ये कि ये जो लॉस हुआ ये रसी एब्जॉर्ब किसने कर लिया, गुड यूनिट्स ने। यानी लॉस ऊपर से आपने अलग किया क्या, वो लॉस उसमें इंक्लूड रह गया ना। इन 10 गैलन की भी तो कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट किसमें एब्जॉर्ब हो गई, गुड यूनिट्स में। वरना आपको क्या करना चाहिए था, वरना आपको ये करना था कि इसमें ऊपर से भी 1000 माइनस होना था ना, लेकिन नहीं किया आपने माइनस। तो 1000 रुपए जो इसकी कॉस्ट थी, 10 गैलन की कॉस्ट 1000 रुपए थी, वो कॉस्ट इसमें इंक्लूड रह गई और वो एब्जॉर्ब किसने कर ली, 90। तो आपने यूं, आपकी प्राइस क्या आ रही थी, वैसे अगर आप डिवाइड करते तो आपकी प्राइस क्या आती, 100 रुपए पर गैलन आती। और अब आप अगर डिवाइड कर रहे हो 90 से, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट 10,000 डिवाइड बाय 90, यानी आपकी कॉस्ट आ गई 111 रुपए 11 पैसे पर गैलन। तो ये 11 रुपए 11 पैसे क्या है, ये लॉस तो है। वो नॉर्मल लॉस जो हुआ वो एब्जॉर्ब कर लिया किसने, इन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा ली, इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, हमने अपने अपना लॉस मान लिया कि चलो ठीक है, हमारी कॉस्ट 100 की जगह 111 मान लो। तो नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, ये कॉस्ट अकाउंट में बहुत बार समझाऊंगा मैं, इसलिए आप अभी इतना याद रखें कि इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस टोटल इनवॉइस प्राइस ट्रांसफर टू बीएस अकाउंट, एंड इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट एंड लोडिंग रिवर्स टू बीएस। और अभी जब लेजर पोस्टिंग कराऊंगा तो भी इसका भी गन से फिर से रिपीट करूंगा मैं सारी बातें वैसे भी रिपीट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी आप जर्नलिटी समझाई, फिर लेजर पोस्टिंग समझाऊंगा। अब आखिरी 1-2 पॉइंट और बचे हैं, वो है अपने मार्क अप और मार्क डाउन, मार्क अप एंड मार्क डाउन। तो गुड्स सोल्ड बिलो इनवाइस प्राइस और मोर देन इनवाइस प्राइस। तो गुड्स सोल्ड एट बिलो इनवाइस प्राइस और मोर देन इनवाइस प्राइस। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स 100 रुपए से ज्यादा पे बिकता है या 100 रुपए से कम पे बिकता है, यानी मार्क अप और मार्क डाउन। ये कंसेप्ट भी मैं आपको लेजर पोस्टिंग से बताऊंगा, फिर भी एक बार बताता हूं। जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितने से बना, पूरा इनवाइस प्राइस पे बना, यानी यहां पर आपने जब गुड्स ब्रांच हेड ऑफिस आया तो 120 रुपए से लिखा, 100 + 20 तो पूरा इनवाइस। तो क्रेडिट भी 120 से होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। मैंने हमेशा कहा अकाउंटिंग तराजू की तरह होती है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, कैसे भी हिसाब बराबर करना है। तो क्या आप जब गुड्स सेल करोगे, कैश सेल्स करोगे या क्रेडिट सेल करोगे डेटर्स को, तो क्या एग्जैक्टली 120 में, अगर एग्जैक्टली 120 में किया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने इसको 122 में किया है तो ये मार्क अप हो गया ना, यानी नॉर्मल प्राइस से भी ज्यादा पर, मोर देन इनवाइस। अब अगर मैं इसको सही नहीं करता हूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक गलत आएगा, बैलेंसिंग फिगर गलत आएगा, उस बैलेंसिंग फिगर में से 2 रुपए कम हो गए, जबकि गुड्स की वैल्यू थी 120 और क्रेडिट हो गई वैल्यू 122। तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 रुपए इस तरफ लिख देना चाहिए, तो अब हिसाब बराबर हो गया तराजू, ठीक है। यानी यहां से आप कहां ले जाएंगे इसको, यहां से आप ले जाएंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए तो प्रॉफिट होता है, इसी 22 में बेचा तो 2 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट कहां हो जाएगा, क्रेडिट। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कहां हो गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये किस में, इसमें मार्क अप के केस में प्रॉफिट इसलिए क्रेडिट। मैंने कहा ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट इसी से आता है तो ज्यादा आएगा प्रॉफिट। उल्टा हो जाए, 120 का गुड्स 118 में बिके और अगर आप इसका एडजस्टमेंट ना करें तो गलती से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 2 रुपए से, जब आप बैलेंसिंग करोगे तो हो जाएगा ना। जबकि क्या वो स्टॉक है, 2 रुपए जो बचा वो स्टॉक है क्या,
नहीं, वो स्टॉक नहीं, गुड्स तो गया। मान लो 1 यूनिट थी और वो 1 यूनिट बेच दी तो स्टॉक तो 0। मान लो इतना सा स्टॉक अकाउंट है, 1 यूनिट थी और वो 1 यूनिट बेच दी, तो क्या स्टॉक निकालोगे 2 रुपए का, जबकि कोई यूनिट तो बची ही नहीं आपकी, तो फिजिकल कोई स्टॉक है नहीं, फिर 2 रुपए कहां से आ गए? तो ये 2 रुपए स्टॉक नहीं है, एक्चुअली ये 2 रुपए मार्क डाउन है, इसको हम बीएसए में ट्रांसफर करें। अब तराजू बराबर हो गया, तो यहां क्रेडिट, तो ठीक है ना, यहां पर क्रेडिट स्टॉक अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट, तो बीएसए अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट। बीएसए अकाउंट में डेबिट होने का मतलब ही कि लॉस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, नॉमिनल नेचर का अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट क्रेडिट और लॉस डेबिट। तो मार्क डाउन जो होगा, मार्क डाउन ये क्रेडिट डेबिट होगा, तो मार्क डाउन डेबिट होगा, मार्कअप क्रेडिट होगा। प्रॉफिट लॉस समझना, अपोजिट साइड टू स्टॉक लिख ही दोगे, वहां से समझ लो, बहुत अच्छी बात। नहीं तो ये तो सबसे बेस्ट है, ये मैंने आपको डिपार्टमेंट चैप्टर में बताया था, तराजू बराबर करना। इन स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवाइस प्राइस पर होगा, कैसे भी करके आपको इसको बराबर करना है, ठीक है। इसी को हम शॉर्टेज भी बोल सकते हैं, इन लॉस को हम शॉर्टेज भी बोल सकते हैं, मार्कडाउन को शॉर्टेज भी लिखा हुआ आ सकता है, और मार्कअप को सरप्लस वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है, सरप्लस भी आ सकता है, उसका रीजन यही है। तो सरप्लस अगर हुआ तो बीएसए में क्रेडिट जाएगा, प्रॉफिट है वो, और अगर लॉस हुआ तो बीएसए में कहां जाएगा? डेबिट साइड में। क्लियर? मेरे हिसाब से लगभग आपकी सारी एंट्री कंप्लीट है ना। अब हम लेजर पोस्टिंग पर आते हैं। अब हम इसके लेजर पोस्टिंग भी समझ लेते हैं। जर्नल समझा दी मैंने एक बार, लेजर भी समझाता हूं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो 3 बार आपको समझने का मौका मिलेगा। एक बार जर्नल एंट्री से कुछ 10-20% तक आपके माइंड में गए, लेजर पोस्टिंग से समझ लीजिए आप 70-80% तक आपके माइंड में चले जाएगा, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं। नंबर 1, आप जर्नल एंट्री जो आपने लिखी वो सब सामने रखें। जर्नल एंट्री नंबर 1 क्या थी? गुड्स ट्रांसफर बाय एचओ टू ब्रांच, गुड्स ट्रांसफर बाय एचओ टू ब्रांच। तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा और एचओ का स्टॉक कम होगा। लेजर से तो बहुत ही रियल अकाउंट का रोल है। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर, ठीक है। ये बीएसए अकाउंट जो है ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो इसमें एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, प्रॉफिट की बात होगी। यहां पर गुड्स की बात होगी, रियल अकाउंट है। डेटर पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। ये अकाउंट पूरा का पूरा इनवाइस प्राइस पर मेंटेन होता है, ये अकाउंट पूरा कॉस्ट प्राइस पर मेंटेन होता है। बट पहले एंट्री जैसे गुड्स सेंड करते हैं हम, तो गुड्स सेंड हम करते हैं एट इनवाइस प्राइस। तो पहली एंट्री होती है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये यहां पर आ जाएगी, और एक बार यहां ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ऊपर एक लाइन मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि स्टॉक अकाउंट हो तो डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक भी होगा डेफिनेटली यहां पर, और यहां अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो इस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी होगा डेफिनेटली। यानी इस स्टॉक की लोडिंग जो होगी वो इधर होगी, क्योंकि वो पिछली बार अनसोल्ड रह गया, बिक नहीं पाया, बिका नहीं तो प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया। तो उसके लिए हमने लास्ट ईयर रिजर्व क्रिएट किया होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। वो रिजर्व के हमेशा कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आ गया। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में आते हैं, डेबिट बैलेंस डेबिट में आते हैं, सेम ये आपका हो गया। तो फर्स्ट एंट्री आपने की ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड, लेकिन ये किया आपने इनवाइस प्राइस पर 120 पर की। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें से 20 रुपए हटाकर यहां से कहां ले जाना है? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाना है 20 रुपए, यानी लोडिंग वाला फिगर। तो वहां डेबिट, यहां क्रेडिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये लोडिंग किस पर आ गई? इस वाले पर लोडिंग आ गई। ये कंसेप्ट है। तो एंट्री घुमाने वाली बात है, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां। अल्टीमेट ये गुड्स कॉस्ट पर आ गया 120 माइनस 20 तो 100 पे आ गया, ऐसा। फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने सेकंड एंट्री में आपको रिटर्न लिखवाई, रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ।
तो ब्रांच एचओ को रिटर्न करेगी तो ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, या आप इसको गुड्स रिटर्न भी लिख सकते हो। फिर वही बात आ गई कि ये तो इनवाइस प्राइस पे रिटर्न हुआ होगा, यहाँ 120 रुपए आ जाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट के, 120 रुपए। तो ये तो 120 सही है, लेकिन यहां पर कॉस्ट होना चाहिए, तो कॉस्ट के लिए मुझे 20 रुपए इधर लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगी। तो इसको कहां ले जाऊंगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो पहली एंट्री तो गुड्स की हुई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस की हुई, तो ये यहां पर क्रेडिट, यहां डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इस तरीके से। ठीक, ये दो एंट्री हो गई। फिर मैंने इसके बाद आपको क्या लिखवाया है, इसके बाद मैंने लिखवाया कि अब ब्रांच क्या करेगा। ब्रांच का गुड्स आना था, आ गया, उसमें से जो खराब था उसने रिजेक्ट कर दिया। अब वो गुड्स बेचेगा, सेल करेगा। सेल करेगा तो या तो कैश सेल्स करेगा, कैश सेल्स करेगा, यहां पर भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, डेटर अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंसेस हो सकते हैं, इसलिए हम ओपनिंग के लिए जगह छोड़ दें। अब कैश सेल्स करेगा तो कैश आएगा, ठीक है, और क्रेडिट सेल करेगा तो डेटर्स। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, मैंने आपको क्या एंट्री लिखवाई है, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिटेड ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो यहां क्यों, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब सेल करेंगे तो गुड्स कम हो जाएगा, तो स्टॉक कम होता जाएगा ना। तो यहां पे ब्रांच कैश अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, वहां डेबिट क्रेडिट, तो यहां पर डेबिट आएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ऐसे एंट्री। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जाने के तीन रीजन होंगे, एक तो रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को, कैश सेल्स कर दिया और डेटर्स को दे दिया, ये बताया था मैंने। फिर मैंने कहा डेटर्स रिलेटेड ओवरऑल एंट्री क्या क्या हो सकती है, वो भी आप साथ एक साथ लिख सकते हो। डेटर्स, तो डेटर्स से क्या क्या एंट्री हो सकती है, डेटर्स भी तो रिटर्न कर सकते हैं, इसको हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा और डेटर्स कम हो जाएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यहां पर टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक, यहां लोडिंग रिवर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इनवाइस प्राइस पे बनता है और ये भी पूरा डेटा जो एक्चुअल प्राइस है उस पर, कॉस्ट पर नहीं बनता है। तो कॉस्ट का झंझट सिर्फ यहां है, यहां कहीं लोडिंग रिवर्स करने का झंझट नहीं है। फिर और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है ब्रांच बेड डेट्स हो सकते हैं, डेटर्स के डिस्काउंट दिया जा सकता है, ये दोनों पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहां ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट, यहां क्रेडिट वहां डेबिट। ब्रांच से कैश कलेक्शन हो सकता है, सॉरी कस्टमर से कैश कलेक्शन होगा। तो क्या एंट्री बताई मैंने उसकी कैश कलेक्शन की, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। दोनों में एक दूसरे का नाम लिख देंगे, इसमें कैश का नाम लिख दिया, इसमें डेटर्स। तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर्स, डेटर्स कम हो गए, कैश पैसा आ गया, और लास्ट में बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इसका। तो डेटर्स अकाउंट इस तरह से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डबल इफेक्ट स्टॉक में चला गया, इसका डबल पीएनएल में चला गया, ये कैश में आ गया। अब रेमिटेंस की एंट्री, रेमिटेंस, ब्रांच के पास कैश कहां कहां से आता है, तो ब्रांच के पास कैश आता है, एक तो कैश सेल्स से आया था और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर से। दो जगह से जनरली पैसा आता है, और कहीं से भी आ सकता है, बट जनरली दो जगह से आता है। ब्रांच इसमें से पैसा किसको भेज देते हैं, एचओ को, तो एचओ का कैश बढ़ जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच कैश अकाउंट, ये एंट्री कराई थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट नहीं खोलना है हमको सिर्फ ब्रांच से रिलेटेड अकाउंट खोलना है, तो इसका दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा, वो हमको नहीं खोलना है, ठीक है। एक और एंट्री बताई थी मैंने, रेमिटेंस बाय एचओ टू ब्रांच, वहां से आया एचओ से आया, तो ब्रांच का कैश बढ़ गया और एचओ का कैश कम हो गया, तो भी पैसा आना। ये पैसा जनरली किस लिए आता है, या तो एक्सपेंडिचर के लिए आता है या फिर असेट्स खरीदने के लिए। तो ब्रांच इसमें से क्या कर देगी, एक्सपेंसेस कर देगी, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच कैश अकाउंट। ये एक्सपेंसेस के एक इफेक्ट यहां आ गया, कैश कम हो गया, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है।
ब्रांच ने अगर कोई असेट खरीदी है तो ब्रांच असेट अकाउंट, एक एंट्री यहां हो जाएगी, कैश कम हो गया, और एक एंट्री असेट अकाउंट में हो जाएगी। उस असेट पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कैश बैलेंस भी लास्ट में आ सकता है। तो कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, स्टॉक अकाउंट में और क्या हो सकता है, तो स्टॉक अकाउंट का देख लेते हैं। स्टॉक में गुड्स आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कहां से आता है, या तो एचओ से आता है या कस्टमर ने रिटर्न किया तो आता है। दो जनरली तरीके होते हैं। जाता कहां पर है, तो जनरली हम एचओ को रिटर्न करते हैं या कैश से, ये चीज सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, तो मैंने भी बताया लॉस भी तो हो सकता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अगर हुआ तो नॉर्मल लॉस आप सीधे कहां ट्रांसफर कर देंगे, बीएसए यानी ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में, नॉर्मल लॉस। ठीक है, एट इनवाइस प्राइस, एट इनवाइस प्राइस। यहां क्रेडिट तो यहां डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से अप्लाई कौन सा लॉस लाए, नॉर्मल लॉस। ये पूरा यहां डेबिट हो गया, लॉस ऑलवेज डेबिट होते हैं। आप यहां से चलो पहले यहां लिख दो फिर यहां लिख दो तो भी चलेगा। तो पूरी इनवाइस प्राइस आपने यहां लिख दी। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल लॉस हुआ तो बीएसए में आप सिर्फ क्या ले जाओगे, लोडिंग ले जाओगे, और बाकी का कहां ले जाओगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओगे, कॉस्ट वाला पार्ट। किस केस में, एबनॉर्मल लॉस के केस में। तो ये एंट्री कब होगी, एबनॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल लॉस, उस केस में ये एंट्री होगी। तो इसका एक पार्ट बीएसए में चले जाएगा, यानी लोडिंग यहीं क्रिएट हुई थी। आप देखो पूरे गुड्स की लोडिंग कहां रिवर्स हुई थी, यहीं तो आई थी, तो उसमें से इतनी लोडिंग रिवर्स हो जाएगी, यानी एबनॉर्मल लॉस के लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस। और ये वाला पार्ट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैंने बताया है। ठीक है ना, बना लेना इसके नीचे, तो ये वहां चले जाएगा। तो ब्रांच एक्सपेंसेस, बेड डेट, डिस्काउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस, ये सब पीएनएल के आइटम सारे प्रॉफिट एंड लॉस सब वहीं पे। एक और एंट्री हो सकती है ट्रांसफर की, बताई मैंने ट्रांसफर। तो ट्रांसफर मैंने कहा 4 एंट्री घूमती है। 4 एंट्री में से पहली एंट्री कैसे, एक तो ये कि अगर 2 ब्रांच हुई तो यहाँ डबल कॉलम में करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उज्जैन ब्रांच, इंदौर ब्रांच, उज्जैन ब्रांच, इंदौर ब्रांच, सब जगह 2-2 कॉलम बनाना पड़ेगा, सब जगह 2-2 कॉलम, सबके अपना अपने डेटर, अपना अपना कैश रहेगा, इसलिए सब जगह 2-2 कॉलम। तो अब एक का स्टॉक बढ़ेगा तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, इसका स्टॉक बढ़ेगा अगर ट्रांसफर फ्रॉम आया तो। और ट्रांसफर टू किसी को इसने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, कौन सी प्राइस पर, डेफिनेटली बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ इनवाइस प्राइस पर ही चल रहा है। तो एक एक एंट्री तो ये होगी। अब मैंने कहा था शॉर्टकट क्या करना है, ये मेन अकाउंट स्टॉक, ये इतना इंपॉर्टेंट अकाउंट नहीं है, ये मेन अकाउंट है, ये स्टॉक से ही आना चाहिए। तो एक का स्टॉक बढ़ा, एक का स्टॉक कम हो गया, और इनसे इनकी लोडिंग रिवर्स होना चाहिए। लोडिंग रिवर्स होने का मतलब यहां उसकी लोडिंग इधर आएगी। ठीक है, इसे हम कहेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये लोडिंग ऑन ट्रांसफर, और ऐसे इसकी लोडिंग इस तरफ आ जाएगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग ऑन ट्रांसफर। ये सिंपल। लेकिन इसके थ्रू मैंने आपको जो सही एंट्री बताई है, मैंने इसका अल्टरनेटिव बताया था, तो सही ये एंट्री है कि पहले आप यहां से यहां लाओगे। सही एंट्री ये, यानी 120 रुपए का गुड्स पहले यहां से यहां आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये ट्रांसफर यहां आएगा पहले। ठीक है, ये 120 पर यहां आ गया, तो 120 में सब 20 यहां से निकाल के कहां ले जाना पड़ेंगे, बीएसए। तो ये हुई आपकी लोडिंग ऑन ट्रांसफर। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये यहां पर ये वाली लोडिंग है, इसलिए यहां पे ऐसा लिखते हैं। फिर समझना, पहले यहां से यहां क्यों आया कि एक ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया और एचओ का स्टॉक कम हो गया, और इसका रिवर्स क्या, इसका रिवर्स इस तरफ टू ब्रांच स्टॉक 120 पर, और इसकी लोडिंग इस तरफ बीएसए। तो इसकी लोडिंग यहां क्रेडिट, यहां डेबिट। तो हुआ ये
कि एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को दिया, तो डायरेक्ट नहीं, हमने ये मान रहे हैं कि पहले उस ब्रांच ने एचओ को दिया, तो उस ब्रांच को क्रेडिट कर दिया और एचओ को डेबिट कर दिया। फिर एचओ ने गुड्स किसको दे दिया, दूसरी ब्रांच को, तो एचओ का स्टॉक कम हो गया और दूसरी ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया। तो एक ब्रांच का स्टॉक बढ़ाना, एक का घटाना है, और एंट्री एचओ के थ्रू होगी, इसलिए एचओ में आएंगे। ठीक है, ये लोडिंग वगैरह रखिए। इतना करने के बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो ये सब बैलेंसिंग हो गया है। यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और जैसे ही आप बैलेंस लिखोगे मीन्स बैलेंस स्टॉक है, बैलेंसिंग फिगर, और स्टॉक है तो स्टॉक पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जरूर बनाना। यानी ये वो प्रॉफिट, ये वो स्टॉक गुड्स है जो बिक नहीं पाया। जब बिक नहीं पाया तो प्रॉफिट भी नहीं हो पाया, तो प्रॉफिट नहीं हो पाया तो प्रॉफिट यहां पर डेबिट हो जाएगा। आपने स्टार्टिंग में क्या करा था, 120 रुपए का गुड्स सेंड किया था, उसकी पूरी लोडिंग आप यहां ले गए थे। तो इस का कंसेप्ट ही, आज तक हम क्या करते हैं, जब गुड्स बिकता है तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि इस मेथड में क्या हो रहा है, मैंने आपको मार्कअप में समझाया कि जितना भी गुड्स है उस पूरे की लोडिंग आप रिवर्स कर देते हो। पिछले साल जो गुड्स था उसके भी हमने 20 रुपए इधर ले लिए कि इस साल कमाएंगे, इस साल जो गुड्स आया उसके भी 20 रुपए हमने ले लिए, है ना, यहां से यहां एंट्री गई और यहां से यहां आई। तो हमने ये सोचा, और ट्रांसफर में भी जितना गुड्स हमारे पास ट्रांसफर में आया हमने सोचा इस पे भी हम 20, तो हमने सोचा कि सारा गुड्स अगर बिक जाए 100% तो हम 60 रुपए कमाएंगे सारा गुड्स, और सेम प्राइस पे बिक जाए 120 रुपए की रेट जो तय की थी उसी पे, ना कम ना ज्यादा, तो हम कितना कमाएंगे सारे गुड्स पे, 60 रुपए कमाएंगे। तो हमने ये सोच के सारा क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एग्जैक्टली आप जितना सोचो एग्जैक्टली उतना मिले, नहीं होता है। तो जिस जिस कारण से आपको प्रॉफिट नहीं मिला वो आपने डेबिट कर दिए। क्या रीजन रहा, कि लॉस हो गया इसमें से तो प्रॉफिट नहीं हो पाया, एबनॉर्मल लॉस हो गया इसलिए प्रॉफिट नहीं हो पाया, गुड्स वापस आ गया रिटर्न इसलिए लॉस हो गया, मतलब इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। अगर गुड्स वापस हो जाएगा तो प्रॉफिट क्यों कमाओगे, 20 रुपए तब कमाते जब सारा गुड्स बिक जाता, सारे गुड्स में से आधा गुड्स वापस आ गए तो उसकी लोडिंग रिवर्स हो गई, लॉस हो गया। ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर कर दिया इसलिए कम हो गया प्रॉफिट। स्टॉक बिक ही नहीं पाया, आखिरी का स्टॉक बिक नहीं पाया इसलिए उसकी लोडिंग रिवर्स। तो अल्टीमेट आ जाएगा कि आपका नेट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कमाया कितना आपने, तो 60 रुपए में से नहीं आने के रीजन आपने लेस कर दिए कि क्यों नहीं कमा पाए, मार्क डाउन के कारण नहीं कमा पाए या लॉस के कारण नहीं कमा पाए, वो हट जाएंगे, वो सब डेबिट हो जाएंगे, तो बचा हुआ प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। मार्क डाउन या मार्क अप हुए तो मैंने बताया था, मार्क अप हुआ तो इधर सरप्लस आएगा, क्या आएगा आपका इसमें, सरप्लस आएगा। सरप्लस मतलब मार्कअप, मार्कअप मतलब अगर आपका गुड्स 120 की जगह पे 130 में बिक गया सपोज, तो अब तराजू बराबर नहीं है ना आपका, मैंने समझाया था, तो 10 रुपए किधर लिखना पड़ेंगे, 10 रुपए इधर लिखना पड़ेंगे, ये सरप्लस ही तो है। अब आपका 130 माइनस 10 यानी 120 हो गया, तो इधर भी 120 हो गया, इधर भी कितना 120, तराजू बराबर। ये कहां चले आएगा, ये चले आएगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर, वहां डेबिट यहां क्रेडिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है, सरप्लस यहां आ जाएगा। ऐसे शॉर्टेज अगर हुई तो मैंने बताई दिया आपको शॉर्टेज के बारे में, शॉर्टेज इधर आ जाएगी। या मार्क डाउन हुआ, 120 का गुड्स 118 में बिका, तो 2 रुपए मुझे और लिखना है इधर ही, तो 2 रुपए में इधर ही और लिख देता हूं, उसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये क्या हो जाएगा, मार्क डाउन, ये 2 रुपए क्या हो जाएंगे, मार्क डाउन। तो 2 रुपए में इधर लिख देता हूं, तो 120 तराजू मेरा बराबर हो गया, यहां क्रेडिट तो यहां क्या हो जाएगा, डेबिट, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, ये क्या है, मार्क डाउन, ये क्या है, मार्क अप, ठीक है, ये है कंसेप्ट। और ये अकाउंट आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बंद हो जाएगा जाके, बस इसका तो सिंपल ही है। तो ये अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी बनाओगे चलेगा। अब आप एक बात और समझ लेना कि आपको किसी भी क्वेश्चन में 4 चीजें मेन होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, ओपनिंग, क्लोजिंग, और आने का रीजन है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, और जाने का रीजन है सेल, ये 4 मेन है, बाकी जरूरी नहीं है। तो इन 4 में से 3 दिए होंगे तो एक गायब करेंगे वो लोग। इधर भी ऐसा ही हो सकता है, इधर भी ऐसा हो सकता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट सेल और कलेक्शन, ये 4 चीज मेन है ना, बहुत बार बता चुका हूं, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट सेल और कलेक्शन। बेड डेट्स नहीं होंगे, डिस्काउंट नहीं होगा, चलेगा, तो इनमें से कुछ गायब करेंगे।
ऐसा ही कैश में भी हो सकता है। तो जितनी इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। ये है आपका पूरा स्टॉक डेटर मेथड का बेसिक कंसेप्ट। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़ें, फिर लेजर पोस्ट, ये जितना भी है ये सारा आप जब आप अपनी कॉपी में फॉर्मेट लिखें तो सोचते हुए लिखते जाएं, समझते हुए लिखते चले जाएं कि क्यों सर ने डेबिट बोला, क्यों क्रेडिट। ये मेथड बहुत इजी लगेगी अगर आपने 2 बार इसको अभी हैंड टू हैंड रिवाइज कर लिया पहले, मतलब मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने से पहले, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।